स्थिति है इसमें तो दीपक बैज भी शायद नया पार नहीं लगा पाएंगे कांग्रेस का, और उसी के आधार पे वो ये चुनाव भी आसानी से जीतेंगे। कवासी लखमा भी कोंटा से ही जीत सकते हैं, किसी और विधानसभा से जीतना उन्हें बड़ा मुश्किल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र महापात्र। आगामी कुछ दिनों में लोकसभा के चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी ने बस्तर लोकसभा के लिए अपना उम्मीदवार तय कर लिया है। तो वहीं कांग्रेस में उपापोह की स्थिति है। दीपक बैज चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पूरा पाला उन्होंने हाईकमान तक को छोड़ दिया है। तो वहीं दूसरी ओर मंत्री कवासी लखमा के सुपुत्र भी चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं और इस सिलसिले में वे दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। क्या कुछ समीकरण बन रहा है? क्योंकि बस्तर लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, तो और दूसरी तरफ कांग्रेस में भी स्थिति पैदा हो रही है कि दीपक बैज भी लड़ेंगे, उनका कहना है, लेकिन वो कहते हैं कि जो आला कमान तय करेगा वो करूंगा। दूसरी तरफ कवासी लखमा के सुपुत्र भी अब सामने आ गए हैं। क्या लगता है कांग्रेस में किसको टिकट मिलना चाहिए? देखिए, लोकतंत्र में हर आदमी चाहता है एक जनप्रतिनिधि बने और देश की सेवा करे, और राजनीतिक दल इस कारण हमारे देश में कई बनी है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में बहुत सारे महत्वाकांक्षी लोग हैं जो पहले भी चुनाव लड़े और अभी भी लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो छवि है उनको जनता देखती है, कार्यकर्ता देखते हैं, उस हिसाब से वास्तव में टिकट का वितरण होता है। लेकिन कोई अप्रोच के कारण कोई टिकट प्राप्त कर ले और जनाधार नहीं है तो उसका कोई औचित्य भी नहीं है। उससे क्षेत्र के प्रत्याशी की गरिमा भी खत्म होती है और पार्टी की भी गरिमा खत्म होती है। रही बात बस्तर में कांग्रेस के प्रत्याशी के चयन की, तो कोई भी चुनाव लड़े कांग्रेस के लिए बस्तर इस बार मुश्किल है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं। बस्तर के वासी लंबे समय से जल जंगल जमीन की मांग करते रहे। बस्तर में इन मुद्दों पे पिछले 5 साल में सरकार ने कोई काम नहीं किया। गोठान नरवा गरवा के नाम से बात हुआ, लेकिन ऐसा कोई काम उल्लेखनीय नहीं है जिसके बस्तर की मीडिया या कोई उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा सके। रही बात वनोपज की, उसमें भी बस्तर के लोगों को जो कहा गया उतना पारिश्रमिक नहीं मिला। तो कांग्रेस का प्रत्याशी कोई भी खड़ा हो, इस बार कांग्रेस के लिए कांटे की टक्कर है बस्तर में, और बहुत मुश्किल का लग रहा है। रही बात कवासी लखमा की, तो कवासी लखमा पहले चुनाव लड़ चुके हैं, अब अपने बच्चों पे दाव लगाना चाहते हैं। दीपक कर्मा भी एक बार चुनाव लड़े थे, वो भी कांग्रेस के ही थे, उन्होंने भी हारा। तो रही बात अब दीपक बैज की, दीपक बैज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उसके बावजूद वो विधानसभा का चुनाव लड़े, इस बात से लोगों में नाराजगी रही। अब यदि उनको फिर से टिकट मिलता है तो एक हारा प्रत्याशी है, और दूसरा कांग्रेस के प्रत्याशी अध्यक्ष का पूरा दांव यहाँ पे लगेगा। तो हाईकमान या छत्तीसगढ़ कांग्रेस इस बात को तय करे कि वास्तव में बस्तर के कौन सा प्रतिनिधि है, जीतता है या हारता है, ये बात के बाद है। मुद्दे बस्तर के कायदे से उठने चाहिए। किस तरह के मुद्दे उठने चाहिए? जैसे कि बस्तर में आप जैसे कि बस्तर में सबसे बड़ी बातें हैं रेलवे की है। बस्तर पर्यटन के क्षेत्र में सबसे विकसित इलाका है यहाँ, लेकिन रेल परिवहन सुविधा नहीं है। 60 साल से दिल्ली राजा रेल लाइन की मांग कर रही है, अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया है। जगदलपुर से बेंगलोर, हैदराबाद, दुर्ग के लिए जो ट्रेन है उसकी भी मांग कर रहे हैं, वो भी नहीं पूरी हो रही है। तीसरी बात, यहाँ पे केसकाल घाट का बड़ा मुद्दा है। हर रोज केसकाल घाट जाम होता है, लेकिन वो करीब 2007 से जो कार्य अधूरा पड़ा है अब तक पूरा नहीं हो रहा है। रेल के बाद आप देख लीजिए हवाई सुविधा निर्धारित नहीं है, कभी प्लेन आता है, कभी नहीं आता है। तो ये बहुत सारे परिवहन की सुविधा बहुत ज़्यादा है, और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे रोजगार की है। भिलाई स्टील प्लांट की तरह नगर नार स्टील प्लांट लगने से बस्तर के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा जब तक यहाँ पे सहायक उद्योग नहीं लगेंगे। भिलाई स्टील प्लांट के आसपास 300 से ज़्यादा सहायक उद्योग है, जहाँ करीब 70,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार इस निजी उद्योगों में मिला है। अब तक बस्तर में नगर नार स्टील प्लांट शुरू होने के बाद आज तक एक भी सहायक उद्योग नहीं लगा है, और ये लगातार ये बात सामने आ रही है कि जिला प्रशासन जो है सहायक उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध नहीं करा पा रही है। आपके जगदलपुर शहर की बात की जाए तो यहाँ इंडस्ट्रीज एरिया है, कुरंदी मार्ग में भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज इलाका बढ़ाने का प्रयास किया गया था, वो कोई काम अब तक बस्तर में नहीं हो पाया है। बस्तर सबसे बड़ा वनोपज का आधार है यहाँ पर, लेकिन बड़ी विडंबना कि बस्तर में एक भी वनोपज आधारित उद्योग नहीं है। तो रोजगार के साथ साथ जो बस्तर के जितने मुद्दे मैंने गिराए, इस पर काम जो करेगा वही बाजी मारेगा।
ये चुनाव की बात होती है तो एक बात अभी सामने निकल कर आ रही है कि कवासी लखमा और दीपक बैज के बीच मनमुटाव चल रहा है कि टिकट मेरे पुत्र को दें। इस सिलसिले में दिल्ली भी गए हुए हैं कवासी लखमा। क्या मानते हैं, मनमुटाव का कारण टिकट को लेकर भी हो सकता है? देखिए, परिवारवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ा माहौल देश में आ चुका है और ये परिवारवाद को अगर फिर बढ़ावा दिया कांग्रेस ने तो कहीं ना कहीं नुकसान उठाई कांग्रेस पार्टी। दीपक बैज एक बहुत ही सशक्त प्रत्याशी हो सकता है लोकसभा के लिए। उसका जो लोकसभा का रिकॉर्ड रहा है उपस्थिति का, प्रश्न पूछने का और जो आक्रामकता का उनका, वो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। कांग्रेस पार्टी को मैं समझता हूँ कि दीपक बैज पे एक बार फिर दांव लगाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक कवासी हरीश कवासी की बात है, उनका अपना सीमित क्षेत्र है। जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं वो सुकमा कोंटा विधानसभा में भी इस बार जो है बहुत मुश्किल से जीत पाए हैं कवासी लखमा। और अगर कवासी लखमा को इतना ज़्यादा ही कांग्रेस पार्टी के प्रति वो हो रहा है तो उनको खुद लड़ना चाहिए चुनाव। मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं लंबे समय तक, वो खुद टिकट मांगे, उनको खुद टिकट मिलना चाहिए, उनको लड़ना चाहिए कायदे से, लेकिन वैसा नहीं कर रहे हैं। तो ये जो परिवारवाद का जो एक बहुत बड़ा दंश जो है कांग्रेस पार्टी को लग सकता है यहाँ पर। दीपक बैज एक अच्छा प्रत्याशी है, हालांकि मुझे लगता नहीं कि वो दोबारा लड़ना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी जो निर्णय करेगी उस पर वो उनको आधारित है, वो उनका हम लोग कह चुके हैं वो कि हम कांग्रेस पार्टी जो चाहेगी वो करेंगे। हम लड़ना, कांग्रेस पार्टी बोलेगी लड़ना है तो हम लड़ेंगे। लेकिन क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी उतारा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी किसी भाजपाई खानदान से नहीं है, कोई खानदानी राजनीतिक नहीं है। वो एक जमीन से उठा हुआ लड़का है। 14 साल की उम्र से मैं देख रहा हूँ उसको, वो सनातन के लिए उसकी जो समर्पण है उसका, 14 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ मैं स्वयं प्रत्यक्षदर्शी की बात कहूँ मैं। उसकी जो गांव में एक पकड़ है, और जिस आज जो कांग्रेस पार्टी की बस्तर में सीटें गंवाई है कांग्रेस पार्टी ने 3-4, वो गंवाई है धर्मांतरण के कारण। मैंने कई बार उठाई बात, धर्मांतरण बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा चुनाव में, बना। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव सीटें हारी यहाँ पे, और ये मुद्दा अभी मरा नहीं है, ये मुद्दा आज भी है, धर्मांतरण। और जो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी है उसने गांव में जो माहौल बनाया हुआ है सनातन को लेकर के और धर्मांतरण को लेकर के, वो मुद्दा फिर गरमाएगा और वोट इस बार फिर जाएगा उस तरफ से। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, महेश कश्यप को हराना अब आसान नहीं होगा। और उसके लिए अगर कांग्रेस पार्टी कोई नया प्रयोग करती है, जैसे कि बता रहे हैं कि हरीश कवासी को लड़ाना चाहते हैं वो, तो लड़ने का शौक अलग विषय है, जीत अलग विषय है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी में फूलो नेताम एक प्रत्याशी हो सकती है, आपका और भी प्रत्याशी ऐसे हैं जो बन सकते हैं प्रत्याशी। लेकिन जहाँ तक जीत की गारंटी की बात मैं करता हूँ, गारंटी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एक जो टक्कर देने वाली बात है, जीत हार तो चुनाव के बाद होता है और मतदान के बाद, मतगणना के बाद होता है। दीपक बैज से बेस्ट प्रत्याशी अभी भी कोई नहीं है बस्तर में। जी, क्या लगता है, संतराम नेताम का भी नाम आ रहा है, लखेश्वर बघेल का नाम भी आ रहा है, मोहन मरकाम जी भी चुनाव में उनकी सूची में नाम गया है। क्या लगता है इन सभी में से किसे टिकट मिलना चाहिए जो कांग्रेस को यहाँ बढ़त दिला सके या जीत सके? देखिए, टिकट किसे मिलना चाहिए ये तो कांग्रेस की रणनीति पे तय होगा। हमारा कहना उचित नहीं है कि इसे टिकट मिलना चाहिए या नहीं। जो बस्तर की परिस्थितियां हैं और वर्तमान में जो एक हम ये कहें कि प्रयोगात्मक राजनीति चल रहा है कि एक नया चेहरा को सामने लाया जाए। अब जितने पुराने चेहरे हैं उन्हें मतलब विराम देते हुए आगे की सीढ़ी तैयार की जाए। तो हम इसे देखते हैं तो देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इसमें अब तक सफल रही है और इस चुनाव में भी लोकसभा का प्रत्याशी पहले डिक्लेयर करके वो अपने इरादों को साफ कर चुकी है। कांग्रेस अब भी मतलब ठीक है, जिस हिसाब से आप बस्तर के सांसदों की संसदीय प्रणाली में सक्रियता आप देखते हैं, दीपक बैज ने भरपूर उसे निभाया है। लेकिन उनका एक ड्रॉबैक जो आ रहा है कि वो प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी जो अपना एक चुनाव हार गए मंडल अध्यक्ष से, तो ये एक बात आती है राजनीति में, वो उनके लिए एक ड्रॉबैक है। अन्यथा सांसद के रूप में उन्होंने बस्तर की मांगों को प्रखरता से सदन में उठाया है। और अब जितने नाम आप बता रहे हैं तो कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं ये सभी, और इनका एक अपना अपना कार्य करने का तरीका है। अगर कार्य करने वाले आए हैं तो उनके साथ कुछ मतलब नाकामयाबी जुड़ी होंगी कामयाबी के साथ साथ, लेकिन अगर कोई नया कैंडिडेट होता है तो आप उसकी नाकामियों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा आपका। तो इसे देखते हुए कांग्रेस को अब तय करना है कि वो एक नए कैंडिडेट को सामने लाती है या अपने पुराने किसी नेता को लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाती है। टिकट मिल जाता है
क्या लगता है कांग्रेस यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? नहीं, जो वर्तमान परिस्थिति है इसमें तो दीपक बैज भी शायद नया पार नहीं लगा पाएंगे कांग्रेस का। उनका भी एक तरह से न्यूट्रल रहा है और वर्तमान में धर्मांतरण का मुद्दा काफ़ी सजग है बस्तर में। और इसके पीछे आप देखेंगे तो जो बस्तर के धर्मांतरित लोग हैं, अब उनमें जो आपसी संघर्ष की स्थिति निर्मित हो चुकी है। खास करके आप देखेंगे कि अगर कोई किसी मृत्यु हो गई है किसी की, तो दाह संस्कार या जो दफनाने में बहुत परेशानी जा रही है। और यहाँ लोगों का कहना है कि भाई हमारी ग्रामीण परंपराओं के अनुसार उसका किया जाए अंतिम संस्कार। तो इसे लेकर के काफ़ी विवाद की स्थिति निर्मित होती है। और इन सब बातों को आप देखेंगे तो जो धर्मांतरण के चलते बस्तरवासी अपनी संस्कृति और परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, तो एक समय ये आएगा कि वो अपनी पहचान खो बैठेंगे। इस बात को लेकर के जो भाजपा के वर्तमान प्रत्याशी हैं, महेश कश्यप ने काफ़ी सक्रियता के साथ आंदोलन छेड़ते हुए ये संघर्ष किया है और बस्तर के मूलवासियों को अपने ही संस्कार और परंपराओं में रहने की अपील की है। और लोगों की घर वापसी में भी उन्होंने काफ़ी सक्रियता निभाया है। इन सब को देखते हुए ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट भी दिया है और उसी के आधार पे वो ये चुनाव भी आसानी से जीतेंगे। क्या लगता है इतनी देरी क्यों कर रही है कांग्रेस, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित भी कर दिया? क्या है, 3 महीने पहले विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई थी परिणामों की, और उसमें दीपक बैज बुरी तरह हारे। दीपक बैज लगभग 8 विधानसभाओं से जीत के सांसद बने थे और मात्र अपनी ही विधानसभा एक से हार गए। इसलिए हमें नहीं लगता कि कांग्रेस उनको टिकट देगी। साथ में वो प्रदेश के अध्यक्ष भी थे और पूरी नाकाम साबित हुए। इसलिए कांग्रेस, दूसरी बात ये कवासी लखमा के लड़के की जो बात है, वो केवल एक विधानसभा तक ही काफ़ी सक्रिय हैं चुनाव के लिए, केवल कोंटा विधानसभा। लेकिन वो 7 और विधानसभाओं में अगर आगे आ जाएं, ऐसा संभव नहीं लगता। कवासी लखमा भी कोंटा से ही जीत सकते हैं, किसी और विधानसभा से जीतना उन्हें बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस एक नए व्यक्ति को ही लेगी। इन दोनों की तो हमें नहीं लगती कि किसी प्रकार से सहमति बनेगी कांग्रेस में, और अगर बनती भी है तो हार का कारण बन सकती, जीत का कारण नहीं बन पाएगी। ओवरऑल समीकरण की बात की जाए तो क्या लगता है इस बार कि बस्तर कांग्रेस से छीना जाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो जाएगा बलिराम कश्यप की तरह? देखिए, ये तो तय लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल नहीं है। राज्य सरकार ने भी जो जितनी बातें की थी, जितना विज्ञापन हम देखते थे अखबारों में और टीवी में, धरातल पे ऐसा कुछ नहीं था और उसका परिणाम उन्होंने झेला भी, देखा भी उन्होंने परिणाम उन्होंने। और अब जो आज जो देश में एक माहौल चल रहा है सनातन को लेकर के और मोदी जी को लेकर के और राष्ट्रवाद को लेकर के, कहीं ना कहीं ये चीज़ें इसके पहले नहीं थी बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में। अब लेकिन बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में ये चीज़ें पहुंच रही हैं। और जब खास तौर से सोशल मीडिया जब से आया है तो गांव-गांव में जो लोगों के हाथों में मोबाइल है, वो जो देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, गांधी परिवार के बारे में देख रहे हैं, आरएसएस के बारे में देख रहे हैं, देश के बारे में देख रहे हैं। इससे एक माहौल बदला है और कहीं ना कहीं ये बता दूं आपको मैं कि मोदी फैक्टर काम करेगा, धर्मांतरण के खिलाफ माहौल काम करेगा। और जो महेश कश्यप जी प्रत्याशी है लड़का यहाँ का, उसकी जो एक कर्मठता है, कर्मठता कहते हैं संघ के प्रति, सनातन के प्रति, वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को बहुत महंगी पड़ेगी और उससे टक्कर लेना आसान नहीं होगा। हालांकि परिणाम जब आएंगे तो मालूम पड़ेगा क्या होता है, लेकिन आसान बिल्कुल नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। और उनको अगर उतारना है तो किसी ऐसे प्रत्याशी को उतारना पड़ेगा जो सर्वमान्य हो और जिसको पूरे लोकसभा क्षेत्र में जिसकी पहचान हो। आदिवासी बाहुल्य है बस्तर, क्या केंद्र की योजनाएं पहुंच पाती है बस्तर के कोने कोने तक? उस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या इस बार का चुनाव केवल मुद्दों तक ही सीमित रह जाएगा या फिर कुछ काम भी होने को? देखिए, कांग्रेस के जो इसी ज़माने में प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी, वो खुद बोलते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ, 15 पैसा आदिवासी क्षेत्र तक पहुँचता है। तो ये परंपरा तब भी थी और आज भी है। विकास आदिवासी क्षेत्रों में अभी भी काम नहीं हो रहा। सिर्फ एक पक्की रोड बना देने से कुछ नहीं होगा भैया। आपने व्यवस्था दी, आपने भवन बनाया, अस्पताल बनाया, स्कूल बनाया, लेकिन वहाँ टीचर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो क्या मतलब? तो मैं ये कह रहा हूँ कि आदिवासी क्षेत्रों में इन चीज़ों की आवश्यकता है। लंबे समय से, जैसे आपने कहा, आदिवासी क्षेत्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की मांग लंबे समय से चल रही है, बन भी गया, लेकिन वहाँ सुविधाएं नहीं है। मेडिकल कॉलेज बना, सुविधाएं नहीं है। तो
आदिवासियों गरीब हैं, सारी सुविधाओं का हर जिले में केंद्र और राज्य की 50 से ज़्यादा योजनाएं चल रही है, लेकिन गांव वालों को पूछो ना तो इंदिरा पेंशन, राशन कार्ड, 2-4 के अलावा बेचारा ये योजनाओं को नहीं जानता। तो जब तक उनके घर तक उनकी योजनाएं नहीं पहुंचेगी, उनका जीवन स्तर नहीं सुधरेगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। और इस दिशा में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उसको काम करना पड़ेगा। किसानों का जो 31 रुपये देने का मामला था, मैत्री वंदन तो चलो शुरू हो गया जी। और कई योजनाएं हैं जो राज्य सरकार ने चुनाव के पूर्व घोषणा की थी। क्या उसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा कि कांग्रेस को उसका फायदा होगा बस्तर लोकसभा में? नहीं, देखिए, जो बातें अभी सामने आ रही हैं, और लोकसभा चुनाव एक तरह से हम प्रधानमंत्री चुनने के लिए करते हैं, और वर्तमान परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टक्कर में भारत में और कोई नज़र नहीं आता है जो प्रधानमंत्री के योग्य हों या लोग जिसे चुनें। तो इसका लाभ निश्चित रूप से जो भी प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का, उसे मिलेगा यह लाभ। और रहेगा सवाल जो योजना की बात कर रहे हैं आप, निश्चित रूप से जो योजना है उसका हितग्राहियों को पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। और जितने भी हम ये कहें कि ये महतारी वंदन हो गया, कृषकों को आप जो 6,000 रुपये दे रहे हैं 3 किस्तों में, ये सब चीज़ों का लाभ मिल रहा है किसानों को, लेकिन इसका आमूलचूल परिवर्तन होगा ऐसा नज़र नहीं आता है। इसके लिए हमें चाहिए कि बुनियादी ढांचा को हम मजबूत करें। जो वैकेंसीज़ हैं, रोज़गार के लिए लोग घूम रहे हैं, लेकिन शासकीय विभागों में बहुत सारी अभी भी रिक्त पड़े हैं पद, तो उन रिक्त पदों पे पूर्ति होनी चाहिए। अगर स्कूल खुला है, कॉलेज खुला है, तो वहाँ पे शिक्षक होने चाहिए। अगर शिक्षक ही नहीं है, आप कॉलेज खोल दिए हैं, वो कोई उचित व्यवस्था नहीं में आएगा, ना ही इससे शिक्षा का स्तर सुधरेगा। तो इन सब चीज़ों को आप देखते हुए जो कह सकते हैं हम कि ये आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत अब भी है बस्तर में, और इन्हें जो भी ध्यान देगा तो उसका लाभ उस राजनीतिक दल को मिलेगा। जी जरूर। जिस तरह से लोगों ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति बस्तर में काफ़ी खराब है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। कांग्रेस ने अभी तक अपनी सूची जारी नहीं की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है और प्रचार प्रसार भी कुछ दिनों बाद शुरू हो जाएगी। धर्मेंद्र महापात्र, छत्तीसगढ़ तक, जगदलपुर।